हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में। अनुच्छेद 22 क्या बात करता है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या अधिकार होंगे और गिरफ्तारी से क्या क्या उसको सुरक्षा मिलने वाली है, ये बताया गया है आर्टिकल 22 में। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं विद केस लॉ। तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो और ये हमारा जो लेक्चर है वो आपका प्री के लिए भी है और मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे अनुच्छेद 22 की बात करें तो यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस वाले करते हैं किसी को गिरफ्तार किया, तो जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनको कई प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है। सुरक्षा कैसे? कि उनके साथ मारपीट नहीं की जाएगी या फिर अदर कोई उनको टॉर्चर वगैरह नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। तो इससे क्या होता है, उनकी सुरक्षा एक प्रदान किया जाता है आर्टिकल 22 के तहत, जो आपका एक फंडामेंटल राइट है। ये सिंपल सी बात समझ में आती है। अब आती है बात कि गिरफ्तारी कब होती है और क्यों होती है। भाई गिरफ्तारी तो हो रही है ना, किसी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी होती है तो क्यों होती है उसकी गिरफ्तारी और कब होती है। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि कब होती है। इसके लिए तो आपको दो चीज़ें समझना पड़ेगा। पहला आता है कि अपराध होने के बाद, यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसका तो गिरफ्तार होना तय है। भाई उसने अपराध किया है ना, अपराध किया है तो उसको तो वहाँ पे जेल में भेजा जाएगा। जेल में भेजने से पहले उसको क्या कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा चीज़ आता है निवारक निरोध विधि। यानी कि आपने अपराध नहीं किया है, अभी तक आपने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि उनको आशंका है, यानी कि उनको लगता है कि आप ऐसा अपराध करने वाले हो। ठीक है, अब जैसे कोई भीड़, ठीक है ना, एक साथ 6 7 लोग, 10 लोग, 15 लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, हाथ में हथियार है। अब उससे क्या आशंका होगी पुलिस वालों को कि आप कोई न कोई ऐसा कांड करने जा रहे हो, ठीक है, लड़ाई दंगे करने जा रहे हो। तो उसको रोकने के लिए आपको क्या किया जाएगा? पहले रोका जाएगा पुलिस के द्वारा और आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। या फिर अदर कोई एक्टिविटीज़ देखी जाती है पुलिस के द्वारा, तो उसके लिए भी यहाँ पे रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए सारी चीज़ें की जाती है कि अपराध ना हो। इसलिए यहाँ पे निवारक निरोध विधि के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार क्यों किया जाता है, अब इसका भी जान लीजिए। कब होती है ये तो समझ में आ गया, क्यों होती है? क्योंकि अगर आपने अपराध किया है तो आपको गिरफ्तार करके पुलिस जो है वो कहाँ पेश करेगी? मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है। कहाँ? मजिस्ट्रेट या न्यायालय में पेश करती है। गिरफ्तारी का उद्देश्य क्या होता है? मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना, हाजिर, न्यायालय के समक्ष हाजिर कराना है। क्योंकि जो न्यायालय है, मजिस्ट्रेट है, वही तो आपको सज़ा सुनाएगी, पुलिस वाले तो सुना नहीं सकते। इसलिए आपको क्या होता है, गिरफ्तारी का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आपको न्यायालय के समक्ष उपस्थित करवाना। उसके बाद वहाँ पर जैसा आदेश होगा उसके बाद किया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है, एक केस था नीलावती बेहरा बोहरा वर्ष उड़ीसा राज्य। ठीक है। अब इस केस के तहत क्या हुआ था, जैसे पुलिस वाले अगर किसी को ऐसी फालतू में गिरफ्तार करके ले जाते हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट यानी पुलिस किसके अंडर में काम करती है? स्टेट के अंडर में काम करती है। तो स्टेट को क्या देना होगा, राज्य को क्या देना होगा? एक प्रतिकर कंपनसेशन देना होगा उस व्यक्ति को जिसके फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हुआ है। तो ये एक केस काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नीलावती बोरा वर्सेस उड़ीसा राज्य, ये प्रतिकर देने की बात करता है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये केस लॉ, क्योंकि एग्जाम में प्री में भी कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब बात आती है आर्टिकल 22 की। तो आर्टिकल 22 को आपने देखा होगा, सबसे सब क्लॉज 1 से लेकर सब क्लॉज 7 तक में दिया गया है। ठीक है, क्लॉज 1 से क्लॉज 7 तक। अब यहाँ पे बात करें तो पहला खंड 1 से लेकर खंड 3 तक में जो बताया गया है वो बताया गया है कि गिरफ्तारी के बारे में, यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो कब पेश किया जाना है, कहाँ पेश किया जाना है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया है।
अब यहाँ पे और बचता है क्लॉज 4 से लेकर क्लॉज 7 तक, ये बात करता है खंड 4 से 7 निवारक निरोध विधि के तहत के लिए, यानी कि अगर निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बारे में प्रावधान आपको यहाँ मिलेगा। तो ये दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे पढ़ने के उद्देश्य से। अब यहाँ पे जब इसको देखते हैं गिरफ्तारी के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि जब अपराध होता है, यानी कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, 2-3 पॉइंट इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जब अपराध हो जाता है तो उसके बाद किसी सामान्य विधि, ठीक है, सामान्य विधि या विशेष विधि, जनरल लॉ या स्पेशल लॉ के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। पहली चीज़ तो इसमें ये नोट डाउन करिए। और दूसरी चीज़ की बात करें यहाँ पर कि जो 22(1) और 22(2) है, यानी 22 का खंड 1 और 2, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दंडात्मक सिद्धांत की बात करता है, यानी कि प्यूनिटिव कार्रवाई की बात करता है, दंडात्मक कार्रवाई की बात करता है, जिसमें क्या होता है, या तो उस व्यक्ति को क्या किया जाए गिरफ्तार करने के बाद, या तो उसका एक्यूटल किया जाएगा या उसका कन्विक्शन किया जाएगा। ऐसी यानी एक्यूटल या कन्विक्शन, दो ही चीज़ें इसमें हो सकती हैं। आ गई बात समझ में इसमें। अब बात करें निवारक निरोध विधि की, तो निवारक निरोध विधि ना, सबसे पहला जो कानून आया था निवारक निरोध विधि से संबंधित, वो था आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, निवारक निरोध विधि, निवारक निरोध अधिनियम 1950। जब स्टार्टिंग में ये अधिनियम आया तो ये सिर्फ 1 साल के लिए लाया गया था। प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए था, सिर्फ 1 वर्ष के लिए। क्यों लाया गया था, क्योंकि जो अपराध होते हैं ना उनको रोकने के लिए पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि अगर किसी ए नाम का व्यक्ति है, उस पर आशंका है कि ये कोई ऐसी एक्टिविटीज करने वाला है जिससे कोई अपराध कारित होने वाला है, तो उसको क्या किया जाता है, अपने इस कानून के तहत पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता था ताकि अपराध को रोका जा सके। अब बाद में क्या हुआ कि 1 साल के लिए था, उसके बाद इसको कोई कानून आया नहीं, तो इसको क्या किया गया 1969 तक के लिए, 1969 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया बाद में। उसके बाद क्या होता है, जब 1969 तक ये चला, उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। इसके बाद हमारा जो कानून आता है निवारक निरोध से संबंधित, वो आता है आपका मीसा एक्ट, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये कानून तो लाया गया, इसके बाद जनता दल की सरकार आती है, वहाँ पे इसको रिपीट किया जाता है 1978 में। जो हमारा मीसा कानून है इसको 1978 में क्या कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया। कुछ दिन तक तो ये भी चला, 71 से लेकर 78 तक। इसमें इसी के तहत जो इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 के तहत उस टाइम पे, तो इसमें काफ़ी इसका मिसयूज किया गया था। उसके बाद इसको हटा दिया गया, इस कानून को ही रिपील्ड कर दिया गया इमरजेंसी के वक्त, इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। और उसके बाद आता है एनएसए, 1980 में आया। अब बोलोगे एनएसए तो बाद में भी है, हाँ आया था, लेकिन एनएसए जो है 1980 में भी आया। उसके बाद पोटा आता है, पोटा 2001 में। उसके बाद टाडा आता है, जिसमें संजय दत्त वगैरह गिरफ्तार किया गया। संजय दत्त को गिरफ्तार किया 1992 वाला ब्लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद टाडा को क्या किया गया, 1995 में रिपील्ड कर दिया गया। टाडा को 1995 में रिपील्ड कर दिया गया, इसको भी हटा दिया गया। उसके बाद वापस फिर से क्या की, एनएसए को लाया गया, एनएसए को अगेन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। तो ये थे कुछ निवारक निरोध कानून से संबंधित आपके कुछ एक्ट्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22(1) के बारे में। आप जब इसको हमारा ये पूरा लेक्चर देखेंगे ना, उसके बाद आपको एक एक वर्ड आपको डायरेक्ट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में एक बार फिर से समझा दूंगा, या फिर आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अनुच्छेद 22(1) की बात करें ना, तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, यानी जिस व्यक्ति को, जैसे ए नाम का व्यक्ति था, इसको गिरफ्तार किया गया ना, अब इसको गिरफ्तार करने किया गया तो इसके कुछ अधिकार होंगे। क्या अधिकार है भाई, इसमें ऐसा क्या बता दिया 22(1) में, तो सबसे पहले आता है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। एटलीस्ट उसको ये तो पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किस कारण से किया गया है, क्यों किया गया है उसको, क्योंकि रीजन नहीं पता होगा तो वो आगे कि अगर कुछ केस भी लगाता है, कुछ भी करता है, जमानत क्या लगाएगा वो, भाई उसको जानने का अधिकार है ना,
क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आपने पढ़ा था 21 में भी पढ़ा, लाइफ एंड लिबर्टी वाले में। तो वहाँ पे सब सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, तो भाई तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उसने आखिर ऐसा क्या अपराध कर दिया। जब उसको रीजन पता हो जाएगा, उसके बाद उसको पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार होगा। भाई उसको जो पसंद हो, यानी जो अधिवक्ता वो चाहता हो, उस अधिवक्ता के साथ उसको क्या किया जाएगा, परामर्श करने का अधिकार होगा। ठीक है, अपने पसंद के अधिवक्ता से। ये दो चीज़ें बताई गई गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार के बारे में। अब जब गिरफ्तार किया जाता है, एक को गिरफ्तार किया गया, तो जब जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया यानी पुलिस वाले ने किया, तो पुलिस वाले की ड्यूटी क्या है, पुलिस वाले की ड्यूटी क्या हो जाती है, दो चीज़ें बनती है। पहला कि जैसे ही उसको गिरफ्तार किया जाता है ना, तो उसके 24 घंटे के अंदर, जिस टाइम पर गिरफ्तार किया गया वहाँ से लेकर 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। ये हम जब सीआरपीसी के लेक्चर पढ़ रहे थे ना, तो सीआरपीसी के लेक्चर के टाइम पे भी मैंने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है ना, तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। और इस 24 घंटे में कौन सा समय इसमें लागू नहीं होता, यानी इसमें शामिल नहीं होता, सिर्फ यात्रा का समय, यानी कि उस मुजरिम को जिसको गिरफ्तार किया गया ना, उसको कोर्ट तक लाने ले जाने जो भी है यात्रा का समय, वो चीज़ यहाँ पे इसको हटा दिया जाता है। इस 24 घंटे में से उसको यहाँ पे गिना नहीं जाता है, काउंट नहीं किया जाता है। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ पे दूसरा क्या कहता है कि अगर उसको गिरफ्तार किया गया ना, तो 24 घंटे से ज़्यादा उसको आप जेल में नहीं रख सकते। अगर गिरफ्तार करते हो तो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करो। अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष आकर पेश कर देते हो, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे कस्टडी दे देता है कि आप 15 दिन कस्टडी ले लो। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, उससे पूछताछ करनी है, तो आप 15 दिन के लिए क्या कर सकता है, वहाँ पे कस्टडी दे सकता है मजिस्ट्रेट। उसके बाद आता है आपका कि जैसे आपने 167 सीआरपीसी पढ़ी होगी, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 दिन तो दिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, 60 दिन या 90 दिन के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, तो ये यहाँ पे इसको प्रॉफिट मिल जाए, यानी लाभ दे दिया जाता है, जमानत का लाभ दिया जाता है। किसको, अभियुक्त को, यानी एक्यूज्ड को। एक्यूज्ड को जमानत का लाभ क्यों दिया जाता है, भाई आपने इतने टाइम तक इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकला, तो वहाँ पे झूठा केस बना होगा। अब झूठा केस बना होगा तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे लाभ किसको मिलेगा, एक्यूज्ड को मिलता है। इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब जब 22(1) आप पढ़ा आपने, ठीक है, अनुच्छेद 22 का खंड 2 पढ़ा, तो उसके बाद इसमें इससे रिलेटेड कुछ केस लॉ आते हैं। केस लॉ पहला आता है CBI अनूप जे कुलकर्णी 1992। CBI बनाम अनूप जे कुलकर्णी, ये 1992 का केस था। इसमें 22(2) के अधीन ना गिरफ्तारी के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किए गए, जिनका पालन ना किया जाए तो गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी। यानी कि जो 22(2) से रिलेटेड ना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, और कहा गया कि अगर इस गाइडलाइन के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो उसको क्या हो जाएगा, जो गिरफ्तारी हुई है वो अवैध हो जाएगी, यानी अवैध माना जाएगा। इसके तहत क्या किया गया था, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो आपके सीआरपीसी है, सीआरपीसी अगर 57 के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है ना, तो उसको 24 घंटे के अंदर पेश करना आवश्यक है, जरूरी है ये इसको। और वहाँ पे क्या किया जाता है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो 15 दिन की कस्टडी दे सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 15 दिन की अवधि उसको अभिरक्षा में दे सकता है। उसके बाद अगर 90 और 60 डेज, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, CRPC सेक्शन 167 पढ़ेंगे तो 90 डेज और 60 डेज का फंडा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 90 डेज या 60 डेज में अगर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, तो उसको जमानत का लाभ दे दिया जाएगा और जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ये इस केस के तहत बोला गया। अब दूसरा आता है जोगिंदर कुमार बना उत्तर प्रदेश राज्य 1994 का। इसमें भी कुछ चीज़ें इसमें बताई गई, कुछ गाइडलाइंस इसमें भी जारी किया गया। अब वो क्या था, देखिए पहला चीज़ इसमें क्या बताया गया, गिरफ्तारी की सूचना देना। पुलिस वाले की यहाँ पे ड्यूटी बता दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहली चीज़ क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है ना, तो उसकी इस बात की सूचना होनी चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी किस क्यों हो रही है, ठीक है, और साथ ही साथ सूचना किसको मिलनी चाहिए,
अब मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार किया गया। अब इसका निकटतम कोई भी सगा संबंधी होगा, ठीक है, इसका दोस्त होगा, भाई होगा, इसके घर में कोई होगा, उसको क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा कि इस ए नाम के बंदे को गिरफ्तार किया जा रहा है। और सूचना ये क्यों देंगे पुलिस वाले भाई? अगर उसने अपराध किया है ए ने, तो इसको तो गिरफ्तार करके ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे सूचना इस बात की दी जाएगी कि अगर ए को गिरफ्तार किया जा रहा है ना, इसके घर वालों को, दोस्तों, किसी को तो पता होना चाहिए कि यह है कहाँ, ताकि इसकी जमानत वगैरह के बारे में इसका कल्याण हो सके भाई, तभी तो इसकी सूचना देनी होगी। और दूसरा चीज कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार बताना है, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है ना, उसके अधिकार भी बताने होंगे पुलिस को कि आपके के पास क्या है, यानी कि आपको गिरफ्तार तो किया जा रहा है, लेकिन आपके पास ये अधिकार भी है कि आप जमानत ले सकते हैं। अगर ये अधिकार है तो उसको ये पूरे अधिकार अब उसको बताने होंगे। तीसरी चीज कहता है कि सूचना की प्रविष्टि पुलिस डायरी में, यानी कि पुलिस को ये भी सूचना, पुलिस डायरी होती है, ठीक है, पुलिस डायरी में भी ये नोट करना होगा कि उसकी सूचना किसको दी गई है, किसको दी गई है सूचना कि यहाँ पे उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके दोस्त को दी गई सूचना, उसके भाई को दी गई है, उसके पिता को दी गई है, माता को दी गई है, किसको दी गई है, ये सारी चीज़ इसमें नोट डाउन करनी होगी इसको। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस आता है आपका हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, 1979 का मामला था। इसमें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात की गई है। निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है, अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी एडवोकेट को वहाँ पे हायर कर सके, किसी वकील को नियुक्त कर सके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये स्टेट की ड्यूटी बन जाती है कि उसको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जो आपके डीपीएसपी में था, ठीक है। तो उसको अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यहाँ पे निःशुल्क विधिक सहायता पाने का हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। तो ये चीज़ आती है आपके इस केस के माध्यम से आया। अब आता है बात अब 22(3) की, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कौन कौन सा, 22(1) और 22(2), 22 का खंड 1 और 2। अब यहाँ पे जब खंड 3 की बात करें ना, तो ये जो 22(3) है, ये 22(1) और 2 का अपवाद है। अपवाद किस तरह से है, अब ये अधिकार किसे प्राप्त नहीं होंगे, यानी जो फंड 22(1) और 2 में जो अधिकार बताए गए हैं वो किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे। तो पहला कहता है अन्य देशी शत्रु, जो दूसरे देश के शत्रु हैं, ठीक है ना, यानी कि हमारे जो देश हैं इसके शत्रु हैं कोई अन्य व्यक्ति दूसरे देश के, उनके ऊपर निवारक निरोध विधि के अंतर्गत निरोध व्यक्ति, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन इनको कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरल रूल क्या है, जो निवारक निरोध विधि के अंदर अगर गिरफ्तार किया जाता है ना, तो 22(1) और 2 की उनको अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ये तो हो गई बात जनरल रूल की। लेकिन अगर निवारक निरोध विधि के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, वो गिरफ्तारी कब तक रहेगी, अब ये आपको देखना पड़ेगा 22(4) से लेकर 22(7) तक में। इसमें आपके आएंगे जो एक कमेटी बनती है, सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है, उसकी राय पर ही आगे की यहाँ पे कंटिन्यू किया जाता है। ये कब तक रहेगा, अब ये हम देखते हैं। 22(3) तक समझ में आया। 22(3) सिर्फ इतना है कि ये 22(1) और 2 का एक अपवाद है और कुछ भी नहीं है। और निवारक निरोध विधि संबंधित आप देखना चाहो तो आप चैप्टर 11 सीआरपीसी देख सकते हो, ठीक है। सीआरपीसी का चैप्टर 11 निवारक निरोध विधि से संबंधित है। और 12 से तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है उसमें, ठीक है। अब 22(4) की बात करें तो 22(4) में क्या लिखा है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध प्राधिकृत तभी करेगी जबकि, यानी कि इसमें जनरल रूल क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है ना, तो उसको 3 महीने से ज़्यादा निरुद्ध नहीं किया जाएगा, यानी 3 महीने से ज़्यादा उसको जेल में नहीं रखा जाएगा। लेकिन यदि चाहे यहाँ पर 3 महीने से अधिक भी रखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है। उस सलाहकार बोर्ड अगर कह देता है कि हाँ इसको निरोध में रखने का पर्याप्त कारण है, तो यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, 3 महीने से ज़्यादा भी रखा जा सकता है। अब वो कैसे होगा, तो देखिए जो सलाहकार बोर्ड बनाया जाता है, पहले तो देखिए सलाहकार बोर्ड में होता कौन कौन है।
तो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनती है यह सलाहकार बोर्ड जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हैं या नियुक्त होने के लिए अर्हता रखते हो। यानी कि सलाहकार बोर्ड जो बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा, किन व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेंगे, ऐसे ऐसे सदस्य उसमें शामिल होंगे जो या तो हाई कोर्ट जज रहे हों, या अभी हाई कोर्ट के प्रेजेंट में जज हों, या फिर हाई कोर्ट जज के अपॉइंट होने की उनमें क्वालिफिकेशन हो, अर्हता रखते हों। उन्हीं को यहाँ पे सलाहकार बोर्ड में यहाँ पे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, अदरवाइज उनको यहाँ पे नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये उच्च न्यायालय की कमेटी के रूप में बनाई जाती है। उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं या उनके रह चुके हों जज, या फिर उनके अर्हता रखते हों नियुक्त होने के लिए। तो ये जो सलाहकार बोर्ड है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखता है, उस पूरे मामले को देखता है, और अगर उसको लगता है कि पर्याप्त कारण है इसको निरोध रखने के लिए, यानी निरुद्ध रखने के लिए, उसमें जेल में रखने के लिए, तो ये जो 3 महीने की डेट दी हुई ना कि 3 महीने तक यहाँ पे रखा जा सकता है, जनरल रूल। अगर 3 महीने से ज़्यादा के लिए रखना हो तो 3 महीने के पहले प्रतिवेदन देना होगा। यानी कि जो 3 महीने की अवधि है उस समाप्त होने के पहले ही ये इन सलाहकार बोर्ड को क्या करना होगा, ये प्रतिवेदन देना होगा कि पर्याप्त कारण है। अगर समाप्ति के बाद की बात नहीं करता है, ये जो 3 महीने है उस 3 महीने की समाप्ति के पहले की बात करता है। उस समाप्ति के पहले ही इनको जो सलाहकार बोर्ड है उनको क्या देना होगा, ये पूर्ण प्रतिवेदन देना होगा कि ये पर्याप्त कारण है कि इसको निरुद्ध किया जा सकता है 3 महीने से अधिक के लिए। और दूसरी चीज इसमें क्या कहता है कि संसद द्वारा खंड 7 के अधीन बनाई गई विधि के अनुसार निरुद्ध किया गया हो। यानी कि ये 3 महीने से अधिक कब प्राधिकृत करेगी, जब मान लीजिए जो संसद ने अगर कोई ऐसा कानून बनाया, ठीक है, संसद ने कोई ऐसी विधि बनाई है जो खंड 7 के अनुसार बनाई गई है, ठीक है, तो खंड 7 के अनुसार जो विधि बनाई गई उसके अनुसार अगर यहाँ पे उसका निरोध प्राधिकृत किया गया है, निरुद्ध में रखा गया है, जेल में रखा गया है, तब तो ठीक है। अगर खंड 7 के अधीन जो बनाई गई विधि है उसके अनुसार नहीं है, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार नहीं गिरफ्तारी है, तो यहाँ पे अवैध हो जाएगी गिरफ्तारी। निवारक निरोध में जो गिरफ्तारी हुई है वो अवैध मानी जाएगी। इसको हम खंड 7 भी अभी देख ले रहे हैं, इसी के साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। तो खंड 7 में क्या कहता है, संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि, अब संसद क्या बना सकती है, क्या प्रिस्क्राइब कर सकती है यहाँ पे, तो किन परिस्थितियों में किसी वर्ग या वर्गों के मामलों किसी व्यक्ति में 3 माह से अधिक के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सके। अब संसद ये भी कर सकती है, सलाहकार बोर्ड की जो अनुमति, अभी आपने देखा कि सलाहकार बोर्ड जो है वो अपनी राय देता है, अपनी क्या करता है, उसकी जब राय प्राप्त होती है उसके बाद ही 3 महीने से अधिक के लिए निरुद्ध किया जाता है। लेकिन अगर संसद ऐसी कुछ विधि बना दे कि किसी परिस्थिति में किसी वर्ग या वर्गों के सदस्यों के रूप में जो भी हैं, कोई वर्ग के मामले हैं, उनको क्या किया जाएगा, सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना भी गिरफ्तार किया जा सकता है 3 महीने से अधिक के लिए, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, निवारक निरोध विधि। अब यहाँ पे सलाहकार बोर्ड की राय की जरूरत नहीं है, लेकिन कब, जब संसद ऐसे कोई विधि बनाए तब, कि किसी वर्ग के लिए हो स्पेशली, ठीक है, किसी वर्ग के मामलों के लिए हो, तो ऐसा यहाँ पे 3 महीने से अधिक के लिए भी यहाँ पे किया जा सकता है, सलाहकार बोर्ड की राय के बिना भी निवारक निरोध गिरफ्तार किया जा सकता है, निरोध किया जा सकता है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, कितनी अधिकतम अवधि के लिए निरोध किया जा सकेगा, ये भी यहाँ पे संसद डिसाइड करेगा कि यहाँ पे आप कितने अधिक अवधि के लिए भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे जेल में रख सकते हैं, डिटेन करके रख सकते हैं उसको। तीसरी चीज कहता है, सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि जो सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त करने वाली थी, ठीक है, आपने देखा उपखंड 4 में सलाहकार बोर्ड थी। अब वो सलाहकार बोर्ड जो मामले का निपटारा करेगी, यानी कि देखेगी इसको निरोध में रखना है कि नहीं रखना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी वो संसद तय करेगी। और संसद की जो यहाँ पे प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी उसी के अनुसार यहाँ पे सलाहकार बोर्ड को काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? इतनी नहीं आई तो एक बार फिर से सुनिए, आपको समझ में आएगा। अब बात करें अनुच्छेद 22 उपखंड 5।
सॉरी खंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में, यानी कि आपको जिस आदेश के तहत निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि अगर एक आदेश निकाला गया कि ए नाम का व्यक्ति है, इसको निवारक निरोध के तहत उपबंध करने वाली विधि है, उसके अधीन गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक है। आदेश तो निकाल दिया गया। जब किसी व्यक्ति को निरोध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है। यानी कि जैसे ही एक अथॉरिटी थी, ठीक है ना, जैसे ही प्राधिकारी ने, अथॉरिटी ने क्या किया, आदेश जारी किया, वैसे ही क्या करेगा, उस व्यक्ति को संसूचित करेगा। यानी इस ए नाम के व्यक्ति के लिए थी तो ए नाम के व्यक्ति को सूचित करेगा कि आप ये किन आधारों पर यह आदेश निकाला जा रहा है आपकी गिरफ्तारी के लिए, तो उनका आधारों को भी बताना होगा। और साथ ही साथ उस आदेश के विरुद्ध अभ्यवेदन करने के लिए उसको शीघ्र अवसर भी देगा। यानी कि जो ए के विरुद्ध जो आदेश निकाला गया है, जो अथॉरिटी के द्वारा निवारक निरोध को बंद करने वाली विधि के अंतर्गत जो गिरफ्तारी करने के लिए है, डिटेन करने के लिए है, तो यहाँ पे इसको तो पहला चीज़ तो आधार बताया जाएगा, किन आधारों पे आदेश निकाला गया है, और दूसरा इसको भी ये भी बताया जाएगा कि इस अभ्यवेदन करने का अवसर भी दिया जाएगा। यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि इसको गिरफ्तार क्यों ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है। अब आता है इसके साथ खंड 6 पढ़ना है, ठीक है। तो खंड 5 किसी बात से आदेश, ठीक है, किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना प्राधिकारी लोकहित विपरीत समझता होगा। अब यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा आपको, नहीं है? सुनिए, अब जो खंड 5 में इन्होंने प्राधिकारी ने आदेश निकाला और इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे इनको आधार को भी बताना होगा किन आधारों पर ये निकाला जा रहा है। लेकिन इसका अपवाद है आपका 22(6). 22(6) क्या कहता है कि जो आधार तो आप यहाँ पे बताने को बोल रहे हो, लेकिन आदेश निकालने वाला प्राधिकारी यदि उसको लगता है कि ऐसी सूचना देना, ऐसे आधारों को बताना, ठीक है, उस व्यक्ति को ऐसे आदेश किन आधारों पर निकाला गया है, उसका कारण बताना, ये अगर लोकहित के विरुद्ध है, ठीक है ना, उसको लगता है कि ये लोकहित के विरुद्ध है, तो वो बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। ये चीज आता है आपका अनुच्छेद 22। आई होप आपको अनुच्छेद 22 समझ में आएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में, जहाँ पे इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है, MC मेहता का है, ठीक है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस है। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।